नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरा में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने कॉन्क्लेव को संबोधित किया है। मैं इसे स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न महाकुंभ भी कह सकता हूं, क्योंकि इस समय कुंभ सबकी निगाहों में है और महाकुंभ के प्रति जन का आकर्षण भी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जब मैं ब्रज कुंभ में आया हूं, इसके पीछे इसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। और लंबे कालखंड से इसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है। एक ओर हम आगरा में हैं और दूसरी ओर मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था थी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में 14 वर्ष में से 12 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए।
लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे वनवास का उद्देश्य क्या था। वनवास का उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए वे महसूस किए कि मैंने तो 14 वर्ष में से 12 वर्ष का समय तो ऐसे व्यतीत कर दिया, लेकिन उद्देश्य है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कहां है? वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य की जब बात हुई तो उनके सामने दोनों बातें सामने आई। एक कि ऋषि मुनि यहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राक्षस भी उनका वध कर रहे हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त होने के पीछे के कारणों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति दुराग्रह रखने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह उन्हें बाधित करती है। और यह दृश्य उनके सामने तब भी आया था जब बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के एक विशिष्ट यज्ञ के आयोजन में मारी, सुबाऊ और ताड़का जैसे राक्षस विघ्न बाधा पैदा करके उस आयोजन को बाधित कर गए थे। दंडकारण्य केवल एक ऋषि भूमि नहीं है, भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा का प्रवाह भी है। और जैसे ही भगवान राम ने वहां प्रवेश किया तो संघर्ष प्रारंभ हो गया। आप मुझे बताइए, एक जगह भगवान राम इन 14 वर्षों को चित्रकूट में ही व्यतीत करते हुए वापस आ गए होते तो अयोध्या के राजकुमार बन जाते, राजा बन जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोग पूज्य नहीं बन पाते। लोग पूज्य वे तब बने जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भारत की ज्ञान की परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। और ज्ञान के इस प्रवाह को अगर आप देखें तो चारों स्थानों पर जो 4 महाकुंभ होते हैं 12-12 वर्ष के अंतराल में, कांग्रेस 3 और 4 वर्ष के अंदर एक आयोजन किसी एक स्थल पर आयोजित होता है। यह वास्तव में भारत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने के ही आयोजन है। आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को चिंतन में बदलने और फिर उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारत की ऋषि परंपरा एकत्र होती थी, उन पर चिंतन करती थी, समाज के लिए गाइडलाइन तय करती थी, जो समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से भी समाज के सामने है और फिर समाज उसका अनुसरण करता था। अब याद करिए, हर तीसरे चौथे वर्ष में एक इस प्रकार का बड़ा आयोजन होता है। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को लिपिबद्ध किए हुए बहुत समय नहीं हुए। याद करना कि ये परंपरा पहली बार संहिताबद्ध होती है भगवान वेदव्यास के समय में, आज से 5000 वर्ष पहले। दुनिया की दृष्टि ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी दृष्टि बहुत अर्वाचीन है, यानी नया है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले तो हमारा त्रेता युग, द्वापर यानी त्रेता का समापन था, द्वापर की शुरुआत थी, और द्वापर का समापन था और कली युग का प्रारंभ था। तो उससे पहले भी पूरा द्वापर चला गया, पूरा त्रेता चला गया, पूरा सतयुग चला गया। युगों की एक परंपरा और ये 7वां मनवंतर है, यानी एक लंबी परंपरा भारत की ऋषि इसको किस रूप में मानती रही है। तो अगर भारतीय संस्कृति की दृष्टि, सनातन धर्म की संस्कृति की दृष्टि देखेंगे तो ये अर्वाचीन है, लेकिन दुनिया की दृष्टि देखेंगे तो 5000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर मुझे लगता है किसी का भी इतिहास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के मंथन
के चिंतन के कुछ अवसर और भी आए हैं जिनमें नैमिषारण्य का नाम ही आता है। पहला जो पुराण भगवान वेदव्यास ने अपना रचा था वह श्रीमद् भागवत महापुराण रचा था, और 18 पुराण की न्यू उसी शैली से आगे रचे जाने हैं। यह उन्होंने जो तय किया वही आगे बढ़ा, और जो आगे चल करके नैमिषारण्य में इन सब आयोजनों का एक अवसर बनता है। इसमें आज से 3500 वर्ष पहले 88,000 ऋषियों को उसी नैमिषारण्य में एकत्र होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों के बारे में, उप पुराणों के बारे में, भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आ रही एक फ्लाइट का दृश्य, देखिए आप। Hello, very good morning ladies and gentlemen. I am your captain for today's flight. I would like to welcome you all on board in a different style today because all of you have come from a very special place. तो नमस्कार श्रीमती और श्रीमान, विमान कक्ष से आप सभी के लिए है पैगाम। आज की इस उड़ान के लिए स्पाइसजेट ने भेजे हैं 2 विद्वान, जिनमें से मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान और दूसरा तुहीन मेरा सह कप्तान। स्वागत है आप सभी का स्पाइसजेट में एज अ मेहमान। अब जिम्मेदारी हमारी करना आपका सम्मान है। अगर हमने सहजता पूर्वक किया अपना काम तो अब से 1.5 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा दे फेफड़ों को आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 38,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान, और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 45 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करे विमान कर्मियों को परेशान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है, कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान, और आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। आपसे यात्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता कटे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होंगी आखिरी चरण के दौरान। तब तक आनंद लीजिएगा, इस जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान। जय हिंद, मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान। थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स भी अभी लास्ट वीक महाकुंभ में पावन स्नान लेके आए थे। खैर मुझे तो मौका नहीं मिला, बट मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं हिंदुस्तान के कोने कोने से आप सबको इस पावन जमीन पर लेके आ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि ये सिर्फ तन की शुद्धि का स्नान नहीं है, वो तो आप घर पे भी कर सकते हो। ये मन की और अंतरात्मा की शुद्धि का स्नान है। तो आइए 2 पंक्तियों के साथ आज की इस फ्लाइट का आगमन करते हैं कि महाकुंभ का माहौल बहुत ही अद्भुत और निराला है। यहाँ अमीर से अमीर और फकीर से फकीर इंसान पहुंचने वाला है। महाकुंभ का माहौल बहुत ही अद्भुत और निराला है। यहाँ अमीर से अमीर और फकीर से फकीर इंसान पहुंचने वाला है, और जो भी इस त्रिवेणी में डुबकी लगाएगा वो बहुत ही किस्मत वाला है, क्योंकि आने वाली पुश्तों को ये मौका अगले 150 साल तक नहीं मिलने वाला है। तो बोलिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। जय हिंद, मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान। तो वही मन की बात कार्यक्रम में 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में शतक का रोमांच क्या होता है ये तो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सब से क्रिकेट नहीं बल्कि भारत के अंतरिक्ष में जो शानदार शतक बनाई है उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं बल्कि इसमें अंतरिक्ष विमान में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत बहुत ही समान तरीके से हुई थी। इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और हर तरफ क्रिकेट का माहौल है। क्रिकेट में सेंचुरी का रोमांच क्या होता है ये तो हम सब भली भांति जानते हैं, लेकिन आज मैं आप सब से
क्रिकेट नहीं, बल्कि भारत ने स्पेस में जो शानदार सेंचुरी बनाई है, उसकी बात करने वाला हूं। पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं। ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी। इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए। समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात ये भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि आज स्पेस सेक्टर हमारे युवाओं के लिए बहुत फेवरेट बन गया है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा होगा कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनियों की संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। हमारे जो युवा जीवन में कुछ थ्रिलिंग और एक्साइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस सेक्टर एक बेहतरीन ऑप्शन बन रहा है। साथियों, आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है, जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं AI के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। हमारे देश के लोग आज AI का उपयोग किस किस तरह से कर रहे हैं, इसके उदाहरण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे तेलंगाना में आदिलाबाद के सरकारी स्कूल के एक टीचर थोड़ासम कैलाश जी हैं। डिजिटल गीत संगीत में उनकी दिलचस्पी हमारी कई ट्राइबल लैंग्वेज को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। उन्होंने AI टूल्स की मदद से कोलामी भाषा में गाना कंपोज कर कमाल कर दिया है।
वे एआई का उपयोग कोलामी के अलावा भी कई और भाषाओं में गीत तैयार करने के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके ट्रैक हमारे आदिवासी भाई बहनों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्पेस सेक्टर हो या फिर एआई, हमारे युवाओं की बढ़ती भागीदारी एक नई क्रांति को जन्म दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और आजमाने में भारत के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। संविधान सभा में हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करते हुए हंसा मेहता जी ने जो कहा था, मैं उन्हीं की आवाज में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। It is in the fitness of things that this first flag that will fly over this august house should be a gift from the women of India. We have donned the saffron color. We have fought, suffered and sacrificed in the cause of our country's freedom. We have today attained our goal. In presenting this symbol of our freedom, we once more offer our services to the nation. We pledge ourselves to work for a great India, for building up a nation that will be a nation among nations. We pledge ourselves for working for a greater cause to maintain the freedom that we have achieved. साथियों, हंसा मेहता जी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण से लेकर उसके लिए बलिदान देने वाली देश भर की महिलाओं के योगदान को सामने रखा था। उनका मानना था कि हमारे तो सीधा आपको लिए चलते हैं बागेश्वर धाम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।